कोई गवर्नर जनरल, कोई वायसराय बन गया जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम बन गया। जी हां, बंगाल के गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित एक क्लास ऑलरेडी आप लोगों को दिया जा चुका है। आज इस टॉपिक से संबंधित ये दूसरा क्लास है। उससे पहले आप सबको मैं बता दूं, स्टडी 91 का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पर आप लोग प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, जिसे रात 9 बजे प्रतिदिन प्रसारित किया जाता है। इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे पिंडारियों का दमन किसने किया, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया, ये एक आदमी का नाम है, शब्दों पर मत जाइएगा, उसका नाम ही वैसा था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, या भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने प्रदान की, जैसे प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। सिविल सर्विसेज या किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यह सेशन आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। यह रहा आप लोगों का स्क्रीन पर पहला सवाल, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। तो सबसे पहली बात कि बंगाल का विभाजन हुआ कितनी बार। बंगाल का विभाजन में पढ़ाया तो बताया कि 2 बार हुआ था। बंगाल का विभाजन 2 बार हुआ, और इसका पहली बार जो है विभाजन किया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में इसका पहली बार विभाजन हुआ। तो मैंने बताया कि बंगाल से जो है काट करके अलग स्टेट बनाया गया, और किसको, असम को। असम को काट करके एक अलग राज्य बनाया गया। जबकि दूसरी बार जब विभाजन होता है किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1905 में जब बंगाल को 2 भाग में तोड़ दिया गया, एक पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जिसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई, वो पश्चिम बंगाल बना था। बंगाल का जब विभाजन किया गया तो वहां का जो गवर्नर ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन सा, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एंड्रूज फ्रीजर था। कौन, एंड्रूज फ्रीजर आदमी का नाम है, लग रहा है जैसे कि कोई वायरस है, नहीं। कहा जाता है कि बंगाल को विभाजित करने का, दूसरी बार विभाजित करने का विचार सबसे पहले इसी ने दिया था। किसने, एंड्रूज फ्रीजर, जो कि उन दिनों बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। और इसी का जो है विचार, जिसको कि लॉर्ड कर्जन ने एग्जीक्यूट कर दिया, प्लान कर दिया था। जब बंगाल 2 हिस्सों में बट गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल का गवर्नर बनाया गया जिस व्यक्ति को, उसका नाम था ब्लॉमफील्ड फुल्लर। यह भी इंसान का ही नाम है। पूर्वी बंगाल में पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल 2 हिस्सों में जो है तोड़ दिया गया। बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, और कब, तो आप कहेंगे कि 20 जुलाई वर्ष 1905 को। और इसको 2 भागों में तोड़ा गया। कहां कौन कौन सा, तो एक पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई, और दूसरा था पश्चिमी बंगाल जो कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और इसकी राजधानी कहां बनाई गई, आप कहेंगे कलकत्ता, जिसको कि अब कोलकाता जो है कहा जाता है। आज भी ये इसी नाम से जाना जा रहा है। यहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की यहां ये बात कर रहा है, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जब बंगाल का विभाजन किया गया तो वही व्यक्ति रहा जो पहले से था, एंड्रूज फ्रीजर। और इधर जो है बना दिया गया किसको, जी हां, फुल्लर को बना दिया गया था। इस बात को जो है आप याद रखेंगे। यह पूर्वी बंगाल 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान हुआ, और 1971 के बाद जो है बांग्लादेश हो गया। लेकिन राजधानी वही रही, कहां, ढाका जो कि अविभाजित भारत का असम का एक जिला हुआ करता था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है यहां कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। बंगाल विभाजन में पिछले क्लास में पढ़ाया था तो बताया भी, बंगाल विभाजन के बाद 7 अगस्त वर्ष 1905 के दिन जो आंदोलन हुआ उसी को स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन या वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ और बंगाल में विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशी लोग, विदेशी संस्कृति का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया।
किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र वो पहले व्यक्ति थे बंगाल विभाजन के दौरान जिन्होंने कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो है नारा दिया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगला प्रश्न देखें, किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? ऐसे होना चाहिए, कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो वायसराय सबसे पहले आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था, उसके बावजूद भी आप में से किसी स्टूडेंट ने इसको कमेंट करके मुझसे पूछा था कि बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है। भाई बंगाल, मैं बताया था कि बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल, फिर से यहां देख लेंगे, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था वो प्लासी की लड़ाई के बाद जो है 1757 से शुरू हुआ मामला, और कब तक तो 1757 से लेकर के और जब तक कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है लागू नहीं कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लागू नहीं जब तक किया गया, इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट, तब तक जो है ये टाइम पीरियड में जितने भी बंगाल के थे जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख, इनको गवर्नर के नाम से जाना गया, बंगाल का गवर्नर कहा गया। तब बंगाल का गवर्नर अलग होता था, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग होता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग हुआ करता था। कब से कब तक ये मामला चला था गवर्नर वाला बंगाल का? तो 1757 से लेकर के 73 तक। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट के लागू हो जाने के बाद तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर एक हो गया, या कह लो कि बंगाल के गवर्नर को ही तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया। बंगाल, बंबई, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया और उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जब जो है आपसे पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल जो है आपसे पूछा जाएगा, तो ये 1773 से लेकर के और कब तक का ये दौर होगा? 1833। कब तक? 1833। 1833 चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो शायद ये जो है अब बातें आपको जो है समझ में आ रही होगी। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव था। पिछले क्लास में भी मैंने इस पर चर्चा किया आपसे। रॉबर्ट क्लाइव जो है पहला गवर्नर था। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम कौन था, तो आप कहेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल जो है 1772 से लेकर के और 85 तक रहा था। तो 1772 से 73 तक ये जो है बंगाल का गवर्नर रहा था, और उसके बाद जब इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ, उसके बाद से जो है ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। बस गवर्नर और गवर्नर जनरल शब्द का अंतर है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? तो उस सवाल का भी जवाब हो जाएगा कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इसी के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1833 आता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहला कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स। आई होप कि आप जो है समझ पा रहे होंगे। यहां तक जो है कहानी आपको समझ आई होगी। और उसके बाद यह सिलसिला चला कब तक? तो 1833 से लेकर के 1858 तक। 1858 तक जो है ये भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसी को आगे चल करके एक और नाम दे दिया गया, वायसराय। क्या नाम दे दिया गया? वायसराय। और 1857 की जो क्रांति थी, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। जब भारत शासन अधिनियम 1858 जो है लागू कर दिया गया, उसके बाद से ही ये व्यवस्था जो है बदलती है, और जो गवर्नर जनरल है उसको एक और नाम वायसराय मिलता है। जिसने कमेंट करके जो है पूछा था पिछली क्लास में, आई होप कि वो समझ गए होंगे। न समझ में आया होगा तो फिर मिलेंगे। आप जो है हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल, उस पर भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं जीएस गुरु जेपी सर से। जीएस गुरु जेपी सर,
के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो आप जो है इस पर संपर्क कर सकते हैं, बशर्ते दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। किस वायसराय ने इस पर रोक लगा दिया था? लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा जो है रोक लगाया था। किसने? लॉर्ड वेलिंगटन ने रोक लगाया था। क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था कि जब इस दूसरा राउंड टेबल समिट हुई, गोलमेज सम्मेलन पढ़ाया था तो आपको बताया गोलमेज सम्मेलन कुल कितने आयोजित किए गए? तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। पहला आयोजित किया गया था कब? तो आप कहेंगे कि 1930 में। 1930 में अगर जो डेट जो है पूछा जाए तो 17 नवंबर से लेकर के, और ये चला कब तक था? तो 19 जनवरी तक। 19 जनवरी तो जाहिर सी बात है 1931 हो जाएगा। इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। यह फर्स्ट राउंड टेबल समिट की मैं बात बता रहा हूं, फर्स्ट राउंड टेबल समिट या प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूं। इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और कुल टोटल 89 जो है मेंबर भारत से गए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उस समय जलवा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, समझ लीजिएगा, दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है सेकेंड राउंड टेबल समिट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये आयोजित तो हुआ था 7 सितंबर से, लेकिन महात्मा गांधी इसमें जाने के लिए जब तैयार हुए लॉर्ड इरविन समझौता के बाद तो पहुंचे थे 12 सितंबर को। भाई वीआईपी आदमी थे। और ये चला कब तक था? तो 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ये दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मैंने कहा कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वहां पर उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जो है कुछ मुद्दों पर लेकर के बहसबाजी हुई और इन दोनों लोगों के बीच का जो कलह था जिसकी वजह से सेकेंड राउंड टेबल समिट किसी फाइनल पोजीशन पर जो है नहीं पहुंच पाई, यानी दोनों जो है सम्मेलन असफल हो गए थे। महात्मा गांधी जी है वापस आते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लेते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। जबकि लॉर्ड इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था तो गांधी जी ने पहले ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था, समाप्त घोषित कर दिया था। लेकिन राउंड टेबल समिट की असफलता के बाद जब फिर वो जो है फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः जो है शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो उस कंडीशन में वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन ने उनको गिरफ्तार करा करके जो है यरवदा की जेल में डालता है और कांग्रेस को प्रतिबंधित कर देता है। तो इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न देखें। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? जी हां, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था और उसके बाद जो यह सिलसिला शुरू हुआ, पानीपत का दूसरे युद्ध के बाद तो जो है मुगल साम्राज्य लगातार चला, 1857 तक चला। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि अकबर द्वितीय का बेटा था। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किया था, लेकिन जब हुमायूं के मकबरे से उनको गिरफ्तार किया गया तो बर्मा की माडले जेल में भेज दिया गया। बर्मा में चले गए, वहीं पर जो है माडले जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से यह पूरी कहानी जो है घटनाक्रम 1857 की क्रांति का हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। हालांकि उसके लिए जो है डलहौजी की नीतियां जिम्मेदार थी, लेकिन 1857 की क्रांति कैनिंग के शासनकाल में होता है और कैनिंग के द्वारा ही इनके बाद किसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद जो है ये घोषणा करता है कि कोई भी जो है अब मुगल अपने साथ जो है सम्राट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी उसको राजा की उपाधि से, पेंशन की उपाधि से वंचित कर दिया गया। और साथ ही साथ जो दिल्ली का लाल किला था, जो मुगल परिवार का जो है आवाज था, उन्होंने कहा कि अब जो है उसमें कोई नहीं रहेगा। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का
अंतिम विकल्प सही होगा। अंतिम विकल्प लॉर्ड कैनिंग, मैंने बताया था कि लॉर्ड कैनिंग जिसका शासनकाल भारत में 1856 से लेकर के और 1861 तक जो है रहा था, और इसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के तरफ से नियुक्त जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटेन सरकार के तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से जो है नियुक्त किया गया पहला जो है वायसराय था। मैंने बताया कि 1858 एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा गया था। डलहौजी जिसका शासनकाल भारत में 1848 से लेकर के 56 तक रहा था। डलहौजी की नीतियां ही थी जो कि 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। लॉर्ड हार्डिंग जिसका शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा, आप कहेंगे कि इसका शासनकाल 1844 से 48 तक रहा। ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट की बात कर रहा हूं, आगे चल करके एक लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? लॉर्ड कर्जन जिन्होंने सबसे पहले भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लागू किया और बंगाल का विभाजन किया। इसे दूसरा औरंगजेब किसने कहा था? दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? आप कमेंट करके फटाफट जो है बताएं। लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब किसके द्वारा कहा गया था? जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया। और कहां कहा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस के अधिवेशन का नेतृत्व कर रहे थे तो वहीं पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि रिश्ते में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन यानी जो है विपक्ष का नेता की उपाधि बनारस अधिवेशन में ही दिया गया था। लॉर्ड कर्जन हालांकि कुछ अच्छे भी काम किया। जब 1899 में लॉर्ड कर्जन का एंट्री होती है, क्योंकि इसका शासनकाल 1899 से लेकर के और कब तक रहा था? 1905 तक रहा था। करेंसी एक्ट 1899 के तहत पाउंड को भारत की करेंसी इसी के द्वारा घोषित किया गया। तब एक पाउंड 15 रुपए के बराबर हुआ करता था। इसी के शासनकाल में आयकर को 500 से बढ़ा करके जो है 1000 रुपए तक जो है किया गया था। सबसे अधिक रेलवे का विस्तार इसके शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? जी हां, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उत्तर प्रदेश में रेलवे का सबसे पहले ट्रेन जो है इसी के कार्यकाल में जो चलाई गई थी। कहां से कहां तक उत्तर प्रदेश में सबसे पहली ट्रेन चली थी? कमेंट करके बताएं। इसी के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, सिंचाई आयोग का गठन किया गया, इसके द्वारा पुलिस आयोग का गठन किया गया, सीआईडी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई जो कि यहां पर दे रखा है। और पुरातत्व विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसको कहते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है किसको? जी हां, कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। और पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे इनको डायरेक्टर जनरल ये पूछ रहा है ना, किसको? जॉन मार्शल को जो है नियुक्त किया गया था। जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही जब महात्मा गांधी जी इधर आंदोलन, अपना पहला आंदोलन शुरू किए थे, जन आंदोलन जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया, उसी समय जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने उसी दौरान चमत्कार ही किया था। क्या? रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा की खोज की गई थी। वहां सबसे अधिक मात्रा में हाड़ मिला, हाड़ से ही हड़प्पा शब्द जो है बना है। मोहनजोदाड़ो की खोज की गई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का उदय इसी के जो है प्रयासों से हुआ था। कब ये सब काम हो रहा था? ये 1920 के आसपास, जब महात्मा गांधी का भारत में आंदोलन चल रहा था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं और
अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है? कृषि विभाग की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया वो व्यक्ति था, इकलौता ऐसा वायसराय था जिसकी भारत की धरती पर मर्डर कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था। तो आप समझ रहे होंगे ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति भारत में कृषि विभाग का पिता कहा गया जिसने भारत में सबसे पहले जनगणना कराया था। कब? 1872 में। कब? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना कहां हुई थी और किसके द्वारा कराया गया था? यह प्रश्न तो जो है आरओ के पेपर में भी पूछा था। तो भारत में सबसे पहले एशिया में सबसे पहले जनगणना किसने कराया था? इसी ने कराया और भारत में कराया था। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन देश में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना कराने की प्रथा 1749 से अमेरिका से जो है शुरू हुई थी। भारत में 10 वर्षीय जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से जो है शुरू हुआ था। किसके समय से? रिपन के समय से। लेकिन पहली बार जनगणना भारत में कराने का काम जो है किया था किसने? लॉर्ड मेयो ने किया था, जिसका 1872 में ही अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में एक कैदी के द्वारा छुरा मार करके इनका ऑपरेशन कर दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। रिपन जिसको भारत का उद्धारक कहा जाता है, भारत का उद्धारक कहा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताएं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड लिटन, जो कि एक उच्च कोटि का साहित्यकार था और इसे मैरी डिथ ओवन के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? मैरी डिथ ओवन के नाम से जाना गया। किसको? लॉर्ड लिटन को जाना गया था। हालांकि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही बहुत सारे ऐसे काम हुए। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही दिल्ली दरबार का जब पहला आयोजन किया जाता है, दिल्ली दरबार का पहला आयोजन इसके शासनकाल में किया गया। कब? 1 जनवरी 1877 को मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिटेन की महारानी को बुलाया गया, लेकिन वो आई नहीं क्योंकि भारत में उन दिनों प्लेग था। हालांकि कैसरे हिंद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी देश का होना चाहिए, ये इसी के दिमाग की उपज थी। भारत में दुनिया में सबसे पहले अपने नागरिकों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की प्रथा जो है डेनमार्क ने शुरू किया था, लेकिन यहां पर लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया और उसका नाम उसने रखा था कैसरे हिंद। क्या? कैसर ए हिंद। और सबसे पहले वो पुरस्कार महारानी विक्टोरिया को दिया गया। वो आई नहीं तो उनके तरफ से जो है पुरस्कार ग्रहण भी किसने किया था? इसी ने किया था। लॉर्ड लिटन के समय में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उस समय भी करोड़ों रुपया पानी की तरह जो है बहाया गया। चाहे सरकारें आज की हो, चाहे उस समय की, चाहे किसी भी समय की, उनको सरकारी धन खर्च करने में थोड़ा भी कोई संकोच नहीं होता है। वो इसलिए कि कौन अपने बाप का पैसा जा रहा है। लॉर्ड लिटन के द्वारा भी बड़े पैमाने पर दिल्ली में जब धन का अपव्यय किया गया तो उस समय का एक अखबार निकलता था जिसका नाम था सोम अखबार को जारी करते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी 1859 से। और सोम अखबार में दिल्ली दरबार के संदर्भ में मोटी हेडिंग में छपा क्या? दिल्ली दरबार का आयोजन बिल्कुल वैसे ही है जैसे रोम जल रहा था और नीरो जो है बंसी बजा रहा था। वो इसलिए कि हिंदुस्तान तब प्लेग के चपेट में जो है जल रहा था और यहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था। उसी की वजह से भारतीय प्रेस पर इसने रोक लगाया और जो एक्ट जारी किया वर्नाक्यूलर एक्ट के नाम से जाना गया। किस नाम से? वर्नाक्यूलर एक्ट 1778 के नाम से जाना गया। आर्म्स एक्ट 1778 ये भी किसके द्वारा जारी किया गया था? लिटन के द्वारा जारी किया गया था। लिटन को मैंने बताया कि ये मैरी डिथ ओवन के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड ब्रुथ के शासनकाल में ही सबसे पहले जो है 1874 में बंगाल का विभाजन करके असम को बंगाल से अलग किया गया था। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रश्नानुसार दूसरा विकल्प सही है। आगे देखें, हेस्टिंगस के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहां था? हेस्टिंगस के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहां था? ये क्या कहना चाहता है? हेस्टिंगस के बंगाल लिख लेना। बंगाल प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहां था? ये हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, भगवान जाने किस टाइप के हैं। और
बंगाल, मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी या कह लो कि अंग्रेजों का ये पहला ऐसा जो है, बंगाल ये पहला ऐसा प्रांत था जहां पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली प्लासी की लड़ाई के बाद। और उन दिनों ये कह रहा है हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस की बात कर रहा है, वारेन हेस्टिंगस जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1772 से लेकर के 1785 तक, 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहा था, जिसमें ये 1772 से लेकर के 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा था। क्या रहा था? बंगाल का ये गवर्नर रहा था। और जब 1773 में इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया गया तो उसके बाद जो है ये 1773 से लेकर के और 85 तक ये बंगाल का जो है गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल मैं पिछले क्लास में पढ़ाया तो आपको बताया भी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था। इसके समय में उन दिनों राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। मुर्शिदाबाद हालांकि आज भी पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, एक शहर जिसकी स्थापना जो है मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था। इस शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया। और मैं विधिवत पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि मुर्शीद कुली खां जो कि बंगाल में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति था। मुर्शीद कुली खां के द्वारा इस शहर की स्थापना हुई जो कि बंगाल की राजधानी भी रही थी। उसके बाद इस राजधानी को मुंगेर में ट्रांसफर किया गया, तो मुंगेर भी भारत नहीं बंगाल की राजधानी रही थी। हालांकि बंगाल अब की मुंगेर इस समय जो है बिहार में पड़ जाता है, उन दिनों बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। मुर्शिदाबाद से यह कोषागार को कलकत्ता स्थापित कर देता है। कौन? वारेन हेस्टिंगस। क्योंकि इस शहर की स्थापना, कलकत्ता शहर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था और जॉब चार्नोक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉब चार्नोक के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई। और कब किया गया? 1698 में किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखें, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ? फटाफट कमेंट करें। इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? पीसी इल्बर्ट उन दिनों वायसराय की कार्यकारिणी के विधि सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने उस समय विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत किया और उसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना गया था। हालांकि वो बिल जो है 1883 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद जो है हुआ कब? 1884 में। इसमें ऐसा क्या था कि इसको लेकर के विवाद हुआ? दरअसल इल्बर्ट बिल विवाद इसलिए हो गया कि इसमें इस तरह से प्रावधान किया गया था कि अब तक की जो चली आ रही उन दिनों की जो परंपरा थी 1883 से पहले की, वो ये कि किसी भी अंग्रेज व्यक्ति को या यूरोपियन व्यक्ति को यदि भारत में किसी भी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको अंग्रेज व्यक्ति के यानी अंग्रेज जज के कोर्ट में ही पेश किया जाएगा, किसी भारतीय जज के कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। और जब एक अंग्रेज को, वो क्रिमिनल है, किसी अंग्रेज जज के जो है कोर्ट में पेश किया जाता था तो बताने की जरूरत नहीं थी, फैसला प्री डिसाइड होता था कि वो क्या होगा। लेकिन भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन जब भारत की धरती पर आता है तो बहुत सारे उसने जो है ऐसे काम किए जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए वो खटकने लगा था। और लॉर्ड रिपन ने यह प्रावधान किया इल्बर्ट बिल विवाद में कि अपराधी अपराधी होता है, चाहे भारतीय हो चाहे ब्रिटिश हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। अंग्रेज अपराधी को भी भारतीय न्यायाधीशों की अदालत में लाया जा सकता है, उसके मुकदमे की सुनवाई भारतीय जज कर सकता है। अब इसी पर जो है ब्रिटिशर्स नाराज हो गए कि अरे एक अंग्रेज व्यक्ति के मुकदमे की सुनवाई और एक भारतीय जज करेगा, कितना घोर अपराध होगा, ये अंग्रेज बात कह रहे थे। और इसी को लेकर के भारत में नहीं उधर यूरोप में भी विवाद
और बवाल होने लगा और इसीलिए लॉर्ड रिपन को 1 वर्ष पहले ही बुला लिया गया। लॉर्ड रिपन कहा जाता है कि 1880 में आ गया था, इसको रहना चाहिए था 1885 तक, क्योंकि वायसराय का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था। लेकिन इल्वर्ट बिल विवाद इतना जो है मामला तुल पकड़ा कि वहां की सरकार ने उसको 1 साल पहले ही रिजाइन करने के लिए विवश कर दिया और 1884 में रिजाइन करके इल्वर्ट बिल विवाद की वजह से और लॉर्ड रिपन चला गया। कहा कि हमको जो है हिंदुस्तान हमारे नाम से नहीं लेकिन हमारे काम से याद रखेगा, और सही भी है। भारत में सबसे पहले 10 वर्षीय जनगणना इसी के द्वारा कराया गया। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था इसी की देन है। पहला कारखाना अधिनियम इसी के द्वारा जो है लाया गया था। हंटर आयोग का गठन इसी के समय में हुआ था। तो बहुत से ऐसे जो है ये काम किया था जो भारतीय लोगों के पक्ष में रहा था, इसीलिए इसे भारत का उद्धारक जो है कहा गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने उस पर अपने जो है विचार दिए कि भारत के लोगों के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके मन में गोरे काले वाला मामला तो उसके भी मन में चल रहा था। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से खार खाया हुआ था। वो इसलिए कि इससे पहले लॉर्ड लिटन से जो लॉर्ड रिपन जिसका कार्यकाल 1880 से लेकर के 85 तक रहना चाहिए था, लेकिन 84 में ही रिजाइन करके चला गया। इससे पहले जो है लिटन था और लॉर्ड लिटन को जो है भारत में लाया गया था गवर्नर के रूप में। इसको 82 तक जो है रहना चाहिए था, लेकिन अपना इसको जो है 2 वर्ष पहले ही बुला लिया गया था। भारत में भयंकर उन दिनों जो है चल रहा था प्लेग, और प्लेग चल रहा था तो कोई भी ब्रिटिशर्स भारत में आना नहीं चाहता था। लॉर्ड रिपन भी वही था, यह भी आना नहीं चाहता था और इसको जबरदस्ती भेजा गया। और भेजा गया तो इसने उलझुल काम शुरू किया। उलझुल का मतलब ब्रिटेन के खिलाफ काम करना शुरू किया, इसीलिए इसको ब्रिटेन साम्राज्य का दुश्मन तक की उपाधि जो है लंदन टाइम्स अखबार ने दिया। लेकिन वो ब्रिटेन के खिलाफ जो काम करता था भारतीयों के पक्ष में होता था, इसीलिए इसको भारत का उद्धारक कहा गया। हालांकि इस पर भी इतिहासकारों के अपने अपने जो है विचार हैं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। लॉर्ड मेयो जो कि 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना राजकुमारों के जो है जितने भारतीय राजकुमार थे उनके लिए इसके द्वारा कराया गया था। इसी के शासनकाल में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। 1872 में इसको अंडमान निकोबार में जो है मार दिया गया था। लॉर्ड लिटन जिसने कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया, लॉर्ड लिटन जिसने कि आर्म्स एक्ट जो है जारी किया, लॉर्ड लिटन जिसके शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड लिटन जो कि एक उच्च कोटि का जो है एक साहित्यकार था जिसको मेरिडिथ ओवन के नाम से जाना जाता था। कर्जन के बारे में भी बहुत सी सब बातें आपको मैंने बताया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। लो, निम्न में किसे मेरिडिथ ओवन के नाम से या ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? अभी तो बताया, लॉर्ड लिटन को कहा जाता था। किसको? लॉर्ड लिटन को कहा जाता था। इनके बारे में पूरी कथा मैंने बता दिया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन इनके समय में किया गया, और वो कब किया गया था? तो 1877 में किया गया था। कैसर ए हिंद जो की स्थापना किसने किया? इन्हीं के द्वारा कैसर ए हिंद सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की स्थापना किया गया था। कब? 1876 में। लेकिन दिया किसको गया? सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को दिया गया। अगर आपसे पूछे कि कैसर ए हिंद भारतीयों के लिए कब शुरू किया गया, किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1900 ईस्वी में सबसे पहले इसे भारतीय लोगों के लिए भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। वरना उससे पहले 1876 से लेकर के 1900 तक ये सिर्फ और सिर्फ किसको? ब्रिटिश लोगों के लिए ही था। राजा रवि वर्मा पहले भारतीय थे जिनको कैसर हिंद जो है प्रदान किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सबके बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जनगणना 1872 में इन्हीं के द्वारा जो है कराया गया था। लॉर्ड कर्जन की पूरी कथा मैंने बताई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसका मकबरा गाजीपुर में स्थित है, शहर के ठीक मध्य में स्थित है। कुछ लोगों के लिए इसके वजह से बड़ा जो है सुविधा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त योजना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ही जो है
सबसे पहले भ्रमण करने वाली अदालतों की इसने जो है व्यवस्था किया। जिले का जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था एक जिलाधिकारी के हाथों में इसने दिया, जिसको कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जो है संबोधित किया गया। तो ये उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। आगे देखें, कर्नल सलीमैन ने निजाम को हराया, मैसूर को हराया ना, ठगों का दमन किया या पिंडारियों का दमन किया? आप कहेंगे ठगों का दमन किया था। कब किया था? 1830 में किया था। 1830 में किया इसने। और ठगों का दमन इसने किया किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम वेंटिक के शासनकाल में इन्होंने ये शुभ काम किया था। पिंडारियों का दमन भी किया गया था, लेकिन पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही होता है क्या? लुटेरा गैंग, डकैतों का गैंग। और पिंडारी वही काम करते भी थे। हालांकि पिंडारियों को उस समय के मराठा शासकों ने सह भी दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। पिंडारियों का दमन जो है किया गया 1818 में, जब जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर हुआ करता था। उसके समय में वासिल मोहम्मद, करीम खां, अमीर खां, ये सब जो है उस समय के ठगों के सरगना थे। 1818 में पूरी तरीके से पिंडारियों का सफाया कर दिया गया था। मैसूर को हराया गया था, जिसके लिए 4 मैसूर युद्ध जो है लड़े गए थे। मैंने बताया था आप लोगों से। पहला जो है कब? तो आप कहेंगे 1767 से 69। दूसरा कब? तो 1780 से कब तक? 85 तक। उसके बाद जो है लड़ा गया तीसरा कब? 1790 से 92। और चौथा लड़ा गया अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर को लॉर्ड वेलेस्ली ने जीत लिया था। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, मुनरो को, कॉर्नवालिस को या मिंटो को? भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या कह लो कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। 1774 में किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। आई बात समझ में? और तो इस तरह से ये कार्य जो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। किसके समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में, हेस्टिंग्स के समय में। लेकिन हेस्टिंग्स है नहीं, इसे भारतीय न्याय व्यवस्था का पापा कहा जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। इसी के समय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, जो जो है जिसका चीफ जस्टिस जो है बनाया गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इसी वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से नंद कुमार को जबरदस्ती फांसी दे दी गई थी, जिसको भारत में पहली न्यायिक हत्या के नाम से जो है जाना गया था। तो ऑप्शन में चूंकि इसको दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा है, तो वर्तमान की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो कि इस समय जो चल रही है, आधुनिक न्यायिक व्यवस्था को भारत में स्थापित करने का काम जो है किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अभी मैंने बताया कि इसने जो फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय वो न्यायालय होता है जहां मार झगड़ा की मुकदमा जो है देखी जाती है, के मामले देखे जाते हैं। और दीवानी न्यायालय जहां पर कि संपत्ति से संबंधित विवाद को जो है देखा जाता है। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए इसने भ्रमण करने वाली अदालतों का जो है प्रबंध किया। जो जिले का जिलाधिकारी होता था उसको प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्यों का भी प्रमुख बनाया, इसलिए उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है कहा जाता था। तो दीवानी न्यायालय का भी जो है वो मामला देखा करता था। तो इस तरह से दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा ना, तीसरा विकल्प सही है। इसका पहला कार्यकाल 1786 से 93 तक रहा था। और वर्ष 1793 में इसने जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लाया, अस्थायी बंदोबस्त योजना लाया। इसका जो अस्थायी बंदोबस्त योजना था, परमानेंट सेटलमेंट जो एक्ट था, वो
कसम से भारत में जमींदारी प्रथा को जो है जन्म दे दिया और उसके वजह से बड़े पैमाने पर जो है किसानों का शोषण किया गया। जो है किसान जो मजदूर थे उनका अधिक से अधिक शोषण किया गया था। लॉर्ड मिंटो जिसका शासनकाल मैंने बताया कि 1906 से लेकर के जो है ये 1911 तक रहा था लॉर्ड मिंटो, और इसी के शासनकाल में मैंने बताया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही अरुंडेल समिति बनाई गई थी। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, क्षमा चाहूंगा इसका कार्यकाल के लिए, कभी कभी मुझको आप लोगों का साथ का असर हो जाता है। ये 1905 में आया, 1910 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। उससे पहले हमारी संस्था की तरफ से आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर अपने मोबाइल ऐप से जो है इस ऐप को डाउनलोड करें और पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। अगला प्रश्न को देखें। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? चीन पर अधिकार करने के लिए, नेपाल पर प्रभुत्व जमाने के लिए, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, या ईरान में फ्रांसीसियों का साम्राज्यवाद रोकने के लिए? ये बहुत कई बार पूछा है। पहली बात तो ये जान लें कि ये एक इंसान का नाम है। किसी क्लास में ऐसे ही मैं बोल दिया यंग हस्बैंड तो एक महानुभाव लिख रहे थे नौजवान पति, ऐसा कुछ नहीं है। एक आदमी का ये नाम है। इसका पूरा नाम था फ्रांसिस। अगर पूरा नाम दे देता तो और भी आसान हो जाता, फ्रांसिस यंग हस्बैंड। अब भारत में रहता तो जो है क्या ही बताया जाता। इसके माता पिता ने क्या सोच करके ऐसा नाम रखे होंगे। इसी के शासनकाल में 1904 में, यानी 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन उन दिनों भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसी ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक अभियान भेजता है, सैनिकों का दल भेजता है। किसके लिए? तिब्बत पर। और लगभग हजारों तिब्बतियों को जो है मौत के घाट उतारा गया। उसके पीछे जो है बस एक उद्देश्य था, क्योंकि आज भी देखेंगे तो भारत और चाइना के बीच में तिब्बत पड़ता है। हालांकि तिब्बत को अब तो चाइना ने जो है पूरी तरीके से निगल रखा है। हालांकि बात एक ही है, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। उन दिनों तिब्बत पर प्रभाव रूस का था। आज भी आप मैप उठा करके जो है देखेंगे तो चाइना जो है लगता है रसिया से। दुनिया में सबसे अधिक किसी देश की सीमा लगती है अन्य देश से तो चीन की 17 देशों से लगती है। हालांकि किसी से नहीं बनती है सिवाय पाकिस्तान से, क्योंकि दोनों की जो है विचारधारा मिलती है। तो चीन और भारत के बीच में तब तिब्बत था, बफर जोन के रूप में था। तिब्बत पर जो है रूस का प्रभाव था। रूस वहां की व्यवस्था को जो है एक तरह से कैप्चर कर चुका था। अब तिब्बत की तरफ जो है रूस का जो रुझान था, ये खतरे की घंटी बजा रहा था। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। और इसलिए अंग्रेजों ने तिब्बत की उस समय की सरकार को जो है ये अल्टीमेटम दिया कि आप रूस के साथ किसी तरीके का या चीन के साथ जो है किसी तरीके का व्यापार या फिर जो है किसी तरीके का कोई भी संबंध न रखें। तिब्बत ने उससे इंकार कर दिया, कहा कि तुम कौन होते हो हमारे मामले में दखल करने वाला? हम किससे व्यापार करें, किसके साथ मेरे विदेशी संबंध रहे न रहे, तुम कौन होते हो? यही वजह था 1904 में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल भेजा जाता है। तिब्बत की राजधानी लहासा को तहस नहस कर दिया गया और अंततोगत्वा यंग हस्बैंड ने तिब्बत के सम्राट को तिरस्कारपूर्ण संधि करने के लिए विवश कर दिया। और उसके बाद उस पर चुंबी घाटी, जो वर्तमान समय में इसको 75 वर्षों के लीज पर अंग्रेजों ने अपने पास रख ली। बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, जहां से विदेशी व्यापार जो है हो सकते थे। और तिब्बत पर यह रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, हमारी बिना आज्ञा के ब्रिटेन के अलावा किसी दूसरे देश के साथ तुम्हारा कोई राजनीतिक, व्यापारिक किसी तरीके का कोई जो है संबंध नहीं रहेगा। यही था यंग हस्बैंड अभियान। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला, ना तीसरा। नेपाल पर प्रभुत्व, जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध
और ये कब हुआ था? 1814 से 16 तक। किसके शासनकाल में? आप कहेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, जब सिगौली की संधि होती है, संगौली की संधि होती है, और संगौली की संधि के तहत जो है ये युद्ध समाप्त होता है। और नेपाल के बहुत से जो क्षेत्र थे, जिसमें जो है नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये हम लोगों का जितना भी इस समय जो है पर्यटन क्षेत्र है, ये सब का सब नेपाल का ही हिस्सा था, जिसको कि सगौली की संधि में अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था, और आज भी भारत का हिस्सा है, जिसको लेकर के जब तक नेपाल उटक नाटक करता रहता है चाइना के इशारे पर। जब उसने उत्तराखंड में काला पानी और भी सारे क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया था, तो ये हमेशा इंटरनेशनल ये मुद्दा रहा। और दुनिया में आप जान लीजिएगा कि संगौली की जो संधि 1816 में हुई थी, आज भी ये जो है चल रही है। सबसे प्राचीन समय में सबसे पुरानी जो है ये संधि है, अलायंस, जो कि आज भी अपने अस्तित्व में है, क्योंकि उसी संधि के समय जो बॉर्डर डिसाइड किए गए थे भारत और नेपाल के बीच, आज भी हैं वही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ा जाए। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट ऑफ नेशनलिज्म किसको कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने भारत में स्वदेशी आंदोलन का वजह बन गया। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही विदेशी लोग, विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशी संस्कृति का बहिष्कार का नारा दिया गया, स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया। स्वदेशी शिक्षा में, स्वदेशी भाषा में शिक्षा देने के लिए विद्यालय की स्थापना की गई, राष्ट्रीय शिक्षा समिति स्थापित की गई। बहुत सारे ऐसे जो है, मैं पढ़ाया इन सब बातों को और आपको बताया था कि इस दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा सही आंसर होगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था, बंगाल पार्टीशन किया गया था, जिसके वजह से जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन ने न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जो है जन्म दिया। और आगे चल करके वो आजादी की लड़ाई के लिए जो है आप कह लीजिए कि सोने पर सुहागा साबित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर के 61 तक रहा था। डलहौजी जो कि 1848 में आया, उल्लू का ढक्कन 56 तक रहा था। लॉर्ड कर्जन जिसका शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था, और ये मिंटो जो कि 1905 में आया तो जो है 1910 तक रहा था। ये सब के सब जो है वायसराय थे, सब के सब गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखें। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या लॉर्ड मेयो? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को कह लीजिए कि जो है धूर्तता। भारत में एक गवर्नर जनरल है, क्या है? जॉन लॉरेंस। हालांकि ये 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, तो ये पंजाब का तब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और शायद बताया भी रहा होगा आपको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हुए पंजाब में, क्योंकि पंजाब में 1857 की क्रांति का बहुत कोई ज्यादा प्रभाव जो है असर नहीं दिखा, सिख कौम के लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। जबकि ये कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन लॉरेंस ने जो है बताया कि ये हमारे वजह से ऐसा हो रहा है, मैंने यहाँ की व्यवस्था को इतना मेंटेन करके रखा है। तो इसको भेज दिया गया कि ठीक है आओ तब दिल्ली देखो, क्योंकि दिल्ली को सबसे पहले जो है भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो पंजाब की सेना के साथ जब ये दिल्ली में प्रवेश करता है, तो यही जॉन लॉरेंस जो है पुनः लाल किला को जीतने में कामयाबी हासिल करता है, और इसे भारत के रक्षक की उपाधि ब्रिटेन के तत्कालीन वायसराय के द्वारा दिया गया। भारत का रक्षक नहीं, भारतीयों के लिए तो ये भक्षक था, लेकिन अंग्रेजों के लिए रक्षक था। और इसी के शासनकाल में चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो है लाई गई थी। एक ये सिद्धांत था जिसके तहत जो है इसने कहा, जैसे अफगानिस्तान वाले मामले को लेकर के, या ऐसे क्षेत्र जहां पर ये इंटरनली तो अपना इंटरफेयर करता था, इंटरनली अपना इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन दुनिया को दिखाता है, दिखाने के लिए कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में जितना भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं,
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है, पूरी दुनिया जानती है, ये बात पाकिस्तान स्वयं जानता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान बताता है हमसे कोई लेना देना नहीं है। ना, भगवान जाने, खुदा जाने कहाँ क्या हो रहा है। वो तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो कि आजादी के लिए वहां पर आंदोलन कर रहे हैं और उसको भारत झूठे आतंकवाद का नाम दे रहा है। यह पाकिस्तान ऐसा बोलता है, लेकिन हकीकत सबको पता है कि जम्मू कश्मीर को अशांत करने में पड़ोसी देश का जो है बड़ा रोल है। तो ये होती है निष्क्रियता, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, जिसके तहत अगले सामने वाला अपने को निर्दोष भी साबित करता है और सबसे बड़ा दोषी वही होता भी है। दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके शासनकाल में जो है सती प्रथा को समाप्त किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, इन्हीं के शासनकाल में बालिका शिशु हत्या निषेध प्रथा ये कानून भी लाया गया था। इन्हीं के शासनकाल में मैंने बताया कि वर्ष 1830 में ठगों को हमेशा के लिए ठोक दिया गया था, उनका काम ही खत्म कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में लॉर्ड मेयो तो खुदे भारत में मार दिया गया था। सारी बातें हैं, सबके साथ जो है मैंने बता चुका हूं। आगे देखें, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने, विलियम बेंटिक ने, हार्डिंग प्रथम ने या एलन बरो ने? तो भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए सबसे पहला जो चार्ल्स वुड एक्ट लाया गया, कौन सा? चार्ल्स वुड डिस्पैच। कब? 1854। अब समझ गए होंगे किसके शासनकाल में? जी, डलहौजी के शासनकाल में, जिसे कि भारतीयों का यह शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? भारतीयों के शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है इसको कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसी के तहत जो है भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था या चार्ल्स जो है वुड डिस्पैच एक्ट था, इसी के तहत जो है भारत में महिलाओं के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया था, स्त्री शिक्षा की जो है अनुमति दी गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, फटाफट कमेंट करें आप लोग। पिंडारियों का दमन किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस? पिंडारी मराठी भाषा में होता है डकैतों का गैंग या लुटेरों का गैंग। और कहा जाता है कि इनको मराठों का जो है सह मिला हुआ था। बकायदे उन दिनों के पेशवाओं ने जो है इनको सपोर्ट किया था। पिंडारियों का जो है बड़ा उस समय आतंक था। लुटेरों का एक गैंग था जिसके नेता करीम खां था। करीम खां, इसका नेता जो है एक आमिर खां था। आमिर खां एक चित्तू मोहम्मद वासिल ऐसे करके इसके जो है उस समय सरगना थे। उस समय जब भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था, वायसराय नहीं था। और इसने 1818 ईस्वी में सेना का इस्तेमाल किया और अंततोगत्वा जो है पिंडारियों से हिंदुस्तान को मुक्ति दिला दी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव, जिसने की आत्महत्या कर लिया था भारत से जाकर के लंदन में, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक था। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए जाना गया। कॉर्नवालिस जो है भारत में नागरिक सेवा के लिए जाना गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब का
1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किया क्या गया? समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। और इसके साथ जो है ये कंडीशन दी गई कि अगर कोई व्यक्ति समाचार पत्र का संपादन करता है तो उसके ऊपर अपना नाम और ये पत्र कहाँ से जारी किया जा रहा है उसका एड्रेस जो है लिखना अनिवार्य होगा। जो आज भी ये व्यवस्था कानून चल रहा है और जितने भी समाचार पत्र आप देखते होंगे तो उसके ऊपर की तरफ साइड में देखेंगे तो वो न्यूज़पेपर कहाँ से रिलीज किया जा रहा है और किन किन शहरों में रिलीज किया जा रहा है, उसका कौन जो है संपादक है, ये सारी बातें उस पर लिखी होती है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था? दरअसल मैं पढ़ाया आप लोगों को तो बताया कि 1876 में कैसरे हिंद पुरस्कार की स्थापना करता है कौन? लॉर्ड लिटन। पहले दिल्ली दरबार का आयोजन करता है कौन? लॉर्ड लिटन, 1 जनवरी 1878 को। और लॉर्ड लिटन के समय में 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और चीफ गेस्ट के रूप में महारानी विक्टोरिया को बुलाया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। मैडम प्लेग की वजह से नहीं आई, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो दरबार का आयोजन हुआ था 1 जनवरी के दिन, अंग्रेज ही आए तो भारत में 1 जनवरी को नया वर्ष हम लोग मनाने लगे। आज भी देखते हो 1 जनवरी को कुछ लोग नया वर्ष इस तरह से मना लेते हैं कि 1 जनवरी कब बीत जाती है उनको पता ही नहीं रहता है, अगले दिन होश में आते हैं और एक दिन पहले ही बेहोश हो जाते हैं। तो हालांकि कुछ नया होता उसमें नहीं है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन इन्हीं के समय में हुआ था। तो इतने बड़े पैमाने पर जो है सरकारी धन का अपव्यय किया गया, मिसयूज किया गया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में उस समय प्लेग अपने चरमोत्कर्ष पे था। प्लेग के बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लेकिन यहां पर आयोजन किया जा रहा है, सरकारी धन का जो है मिसयूज किया जा रहा है। तो भारतीय उस समय राष्ट्रवादी नेताओं ने, समाचार पत्रों ने इस पर कटाक्ष किया था कि दिल्ली दरबार का आयोजन, वो भी इस समय में जब पूरा देश जो है प्लेग रोग के चपेट में है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे रोम जल रहा था और वहां का सम्राट जो है नीरो बंसी बजा रहा था। यह बात जो है बुरा लगा किसको? लॉर्ड लिटन को, कि उनकी तुलना जो है नीरो से किया जा रहा है, मूर्ख आदमी से किया जा रहा है, जबकि ये जो है बड़े उच्च कोटि के एक साहित्यकार थे। तो उसी वर्ष 1 साल के बाद इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया 1878 और भारतीय समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया पहला समाचार पत्र जो है सोम था, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जारी किया जाता था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा जारी किया जाता था। इंडियन लीग संस्था की तरफ से रातों रात उस पत्रिका ने अपनी भाषा बदल ली और जो है बांग्ला से अंग्रेजी हो गई। वो इसलिए कि अंग्रेजी समाचार पत्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, अंग्रेजी भाषा के पत्रों पर। तो मीडिया को एक तरीके से इस कानून के तहत अपने आगोश में लिया गया और उसी को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना गया। जब भारत में लॉर्ड रिपन गवर्नर बनकर के आया तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब? 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। शुरू किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। बंद कर दिया किसने? लॉर्ड रिपन ने 1882 से। इसी प्रश्न को ऐसे भी एक बार पूछ लिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? अब ऑप्शन में दे रहा है कि लिटन से, रिपन से, ए बी सी ऐसे करके। तो अगर ऐसे पूछेगा तो ध्यान रखना ये दोनों से संबंधित है। लॉर्ड लिटन शुरू किया, लॉर्ड रिपन इसको जो है क्लोज किया था, बंद कर दिया था। आर्म्स एक्ट के साथ भी वही कहानी थी। आर्म्स एक्ट को भी जो है किसके द्वारा बैन कर दिया गया था? तो आप कहेंगे कि किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। लेकिन शुरू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। तो यह था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की कहानी। आई होप कि आप जो है समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, सही जोड़े बनाइए। वैसे तो जोड़े मैंने सुना है कि ऊपर से तय कर दिए जाते हैं, लेकिन यहां भी बनाना है, बनाया जाए।
सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी, कुछ करना ही नहीं है। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, इसमें भी कुछ नहीं करना है। बंगाल में दोहरा शासन, रॉबर्ट क्लाइव। सामाजिक सुधार, बेंटिक। अब देख लीजिए, पहले का 4 पहले का तीसरा होगा तो ये 2 तो नहीं होंगे। बी, बंगाल का विभाजन, यानी बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, ये दिया है। सी, बंगाल में दोहरा व्यवस्था, यानी सी का दूसरा होना चाहिए, सी का दूसरा होना चाहिए, यानी ये होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, उससे पहले ये तो बता ही चुका हूं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, 20 जुलाई 1905 को। इसका अनाउंसमेंट इसने किया था शिमला से। दोहरा शासन की व्यवस्था जो है लाई जाती है कब? 1765 में। इसको समाप्त किया जाता है कब? तो आप कहेंगे कि 1772 में शुरू किया गया था, क्लाइव के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सामाजिक सुधार व्यवस्था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। अगला देखें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, उनका कार्यभार ग्रहण करने का वर्ष दिया गया है। कार्य ग्रहण करने का नहीं, कार्यभार ग्रहण करने का। लॉर्ड कर्जन 1905 1899 में ये आया था और 1905 तक रहा था। कब तक? 1905 तक रहा था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो 1905 में आता है तो 1910 में रहा, 1910 तक रहा था लॉर्ड मिंटो, यानी इसका ये सही हो गया। लॉर्ड हार्डिंग आया है 1910 में, तो 1911 में रहा था। 1910 में आता है तो 1915 तक रहता है। उसके बाद आता है लॉर्ड इरविन 1926 में, और ये 1931 तक रहता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, ए का तीसरा, ए का कौन सा तीसरा, एक का तीसरा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। बी का 1, तो बी का 1, 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 ये सही है, तीसरा सही है। आगे देखें, इस सेशन के अब एंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सर टॉमस मुनरो, ये बंगाल के मद्रास के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मद्रास के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, और जब मद्रास के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे तो इन्हीं के समय में 1820 ईस्वी में यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था। कौन सी? रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। और भारत में सबसे अधिक लगभग 51% हिस्से पर रैयतवाड़ी व्यवस्था रही थी। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त योजना, ये तमाम मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसमें किसान डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देते थे, ये रैयतवाड़ी थी। और अस्थाई बंदोबस्त योजना वो व्यवस्था थी जिसमें जमींदार किसानों से लगान वसूल करके और कंपनी को देते थे। महलवाड़ी व्यवस्था कौन सी थी? आप कमेंट करके बताइए, और किसके समय में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट किया करिए। क्लास खत्म हो जाने के बाद उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, तो मैं उसको जो है आराम से जब फ्री टाइम में होता हूं तो देख पाता हूं। चैटिंग बॉक्स में जो है क्लास के दौरान आप करते हैं तब तो फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, इलवर्ट बिल, रिंग फेस की नीति, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अभी तो मैंने बताया था, किसके समय में आया, तो आप कहेंगे किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन के समय में, जो कि एक उच्च कोटि का जो है पत्रकार था, साहित्यकार था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जाता है। कब? 1800 कब लाया गया? 1778 में, और इसको समाप्त कर दिया गया 1882 में।
1882 में खत्म किया किसने? रिपन ने। शुरू किसने किया था? लिटन ने। इसके तहत सबसे पहले कौन सा समाचार बैन किया गया था? समाचार को जो है बंद कर दिया गया था। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो अंतिम सुमेलित नहीं है। बाकी इल्बर्ट बिल विवाद 1884 क्या था? अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठगी का दमन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ये भी मैंने अभी आप लोगों को जो है बताया कि ये जो है घटना कब हुई थी? 1830 में हुई थी। कब हुई थी? 1830 में। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स इससे जो है संबंधित है। तो ये थी आज की क्लास, और ये है हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई पुस्तकों का एक जो है सीरीज। इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें, ऑर्डर करें और इन पुस्तकों को पढ़ करके अपने भविष्य को उज्जवल करें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले मैटर के साथ। हिस्ट्री अब समापन की तरफ है। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, आप लोग क्लास के बाद जो है कमेंट अवश्य करना। हो सके तो टेलीग्राम चैनल पर मुझको जो है कमेंट करना, तो और जो है बेटर रहेगा। आज बस इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।